हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का एक मॉडल सेट लेकर के आए हैं, जो मॉडल सेट झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। यानी आज का इस क्लास में हम 12th क्लास फिजिक्स का एक मॉडल सेट हम लेकर के आए हैं, जो आपका झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जारी की गई है। तो इस मॉडल सेट में जो सेक्शन ए है, आज उस सेक्शन ए का जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को और उसका आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आगे के क्लासेस में हम इसका सेक्शन बी, सी और डी का आंसर लेकर के आएंगे। तो आज का इस क्लास में सिर्फ हम इस 2025 में जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 12th क्लास के लिए फिजिक्स का जो मॉडल सेट जारी की गई है, उसका सेक्शन ए का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और इससे पहले भी हम 2024 का मॉडल सेट हो या 2023 का हो या 2022 का हो या 2021 का हो, झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई इन सभी ईयर में जो मॉडल सेट है, क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सभी, कंप्यूटर साइंस, इन सभी का मॉडल सेट सब्जेक्ट वाइज अलग अलग लेक्चर में आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्लास का आप अगर लाभ उठाना चाहते हैं और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको अपने आप प्राप्त हो जाए और समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का इस क्लास में हम 12th क्लास फिजिक्स के लिए जो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में जो मॉडल सेट जारी की गई है, उसका सेक्शन ए का सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। ध्यान दोगे, ये है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेशन 2024-25, क्लास 12th, सब्जेक्ट है फिजिक्स, फुल मार्क्स है 70 और टाइम है 3 आवर। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ध्यान दोगे इसका इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है इसका, एग्जामिन द रिक्वेस्ट टू द आंसर इन देयर ऑन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकल केबल, यानी अपना जो भी आंसर है आप अपने शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ए बी सी डी 4 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। टोटल क्वेश्चन है इसमें 48। ठीक है, देयर आर 25 एमसीक्यू क्वेश्चन सेक्शन ए में 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन बी में 26 से लेकर के 26 से लेकर के 34 तक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसमें से आंसर एनी 7। यानी 9 क्वेश्चन है, 9 में से किसी 7 का जवाब देना है आपको। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे सेक्शन सी में 35 से लेकर के 42 तक है। जिसमें से किसी 6 का जवाब देना है, मतलब 8 क्वेश्चन में से किसी 6 का जवाब देना है। ठीक है, और एक चीज देखना है कि सेक्शन बी जो था वो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था और सेक्शन सी जो है सो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। फिर सेक्शन डी में ध्यान दोगे 43 से लेकर के 48 तक है, यानी 6 क्वेश्चन है। इस 6 क्वेश्चन में कोई 4 का जवाब देना है आपको और हर एक क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स के लिए का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, यानी जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख दिया जाता है तो उसमें क्या अनुभव करता है वो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्क लगता है। ठीक है, क्या लगता है? एक
टॉर्क लगता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसी में यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो करके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता तो इसका आंसर सी हो जाता, क्योंकि जब नॉन यूनिफॉर्म जब होता है ना तो एक टॉर्क और एक फोर्स दोनों लगता है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी जब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लगेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म में रखा हुआ है तो रिजल्टेंट फोर्स उसका जीरो हो जाता है, तो सिर्फ टॉर्क लगेगा। और यही चीज़ नॉन यूनिफॉर्म रहता तो सी नंबर हो जाता। तो यूनिफॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दोगे सेकंड में, टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d exert a force F on each other। यानी दो चार्ज्ड स्फीयर है जो d डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, दोनों में के बीच जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, ठीक है। इफ चार्जेज आर डबल्ड, अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस जो है सो उसका डबल कर दिया जाए तो वहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, तो फोर्स जो है सो चेंज नहीं होगा, फोर्स वही रहेगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताया जाएगा, अभी ध्यान दोगे। तब तक हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में आगे। इसके बाद 3 नंबर में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो ये क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। पढ़े होगे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है और राइट बाइसेक्टर को ही इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर पेंडिकुलर बाइसेक्टर है नहीं, राइट बाइसेक्टर है नहीं, इक्वेटोरियल लाइन है, तो इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी इसका आंसर 3 का आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 में ध्यान दोगे, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, तो किसके चेंज होने से इंक्रीज करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट के डिक्रीज करने से, या एरिया ऑफ द प्लेट के इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को इंक्रीज करने से होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ध्यान दोगे, फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, जैसे 2 ठो प्लेट है यहाँ, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 प्लेट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा d है, ठीक है, और इस प्लेट में इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, और वो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका क्या है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन को ए लेट किया गया है। तो इसका जो कैपेसिटी जो होता है ना, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी होता है। ये होता है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो सीधी सी बात है, अब इसका कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, तो इसका कैपेसिटी इंक्रीज ए, ऊपर में जो ए लिखा हुआ है यानी ये ए, दैट इज एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो इंक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है वो डिक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, यानी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करेगा, तो फर्स्ट में है एरिया ऑफ द प्लेट इज डिक्रीजेज, यानी ए मेरा एरिया है, क्या एरिया को डिक्रीज करने से इंक्रीज करेगा, नहीं, इसको डिक्रीज करने से तो ये तो डिक्रीज कर जाएगा, तो यानी ए नहीं होगा ऑप्शन में। फिर दिया हुआ एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज्ड, यानी हाँ ए को इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज करेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 2 नंबर जो था, जिसे बोले थे हम सॉल्व करके बताएंगे, तो चलिए उस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ध्यान दोगे 2 में क्या बोला गया है, 2 चार्ज spheres are separated by a distance d exert a force F, यानी 2 चार्ज स्फीयर है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो d है ये, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स हमारा F है, ठीक है। फोर्स जो भी है अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है, जो भी होगा, बट ये जो फोर्स है हमारा F है। अब यहाँ पर फोर्स अगर F लग रहा है, इस चार्ज को हम लेट कर लेते हैं Q1 और इसे लेट कर लेते हैं Q2,
ठीक है, चार्ज को Q1 Q2 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, सॉरी डी है डिस्टेंस तो डी स्क्वायर। इसे हम लोग K बोल सकते हैं, K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, ये हो जाएगा फोर्स यहाँ पर। अब ध्यान दोगे, बट इसी में क्या बोला गया है कि इसी में बोला गया है इफ चार्जेस आर डबल्ड, यानी चार्ज को डबल कर दिया जाए, यानी चार्ज को 2Q1 कर दिया जाए, ठीक है, एक चार्ज को 2Q1 और दूसरे चार्ज को 2Q2 कर दिया जाए, ठीक है, चार्ज को हम लोग डबल कर दिए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को भी हम क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो डबल कर दिए यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो अब जो नया फोर्स जो यहां लगेगा हम F डैश मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, K के जगह पर तो K होगा, Q1 की जगह पर 2Q1 होगा, ठीक है, और Q2 के जगह पर 2Q2 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे जो डी स्क्वायर है उसके जगह पर 2D का स्क्वायर हो जाएगा, 2D का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान दोगे, अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो K 2 इंटू 2 का 4 आ जाएगा, फिर Q1 और यहाँ Q2 है, Q2 रह जाएगा, और नीचे में स्क्वायर करेंगे तो 4D स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से 4 तो कट गया ना, तो रिजल्ट तो वही आया। ध्यान दोगे, यहाँ जो रिजल्ट है ये 4 कटने के बाद रिजल्ट तो हमारा वही आता है जो रिजल्ट है एक्चुअली में। ध्यान दोगे, यानी यहाँ जो रिजल्ट है वही रिजल्ट यहाँ पर आ गया, क्या आ गया, K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, यानी F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, यानी फोर्स जो है सो F होगा, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो बताया गया था A बताया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, क्रिचॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। तो क्रिचॉफ्स इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में क्रिचॉफ्स का हम लोग 2 लॉ पढ़े हैं, क्रिचॉफ्स पॉइंट रूल या जंक्शन रूल एक ही है, उसके बाद क्रिचॉफ्स लूप रूल, ठीक है। तो फर्स्ट में जंक्शन, मतलब वहां क्या यूज किया गया, वहां पर चार्जेज को कंजर्व शो किया गया है, ठीक है। जंक्शन लॉ में बताया गया है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेज इज 0, यानी चार्ज का कंजर्वेशन होता है, यानी 5 का क्या हो जाएगा, तो B नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 में ध्यान दोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये। इसके बाद 7 में द मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड। तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस्ड करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस्ड करता है। वो जो चार्ज मूविंग होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस्ड करता है। अब ध्यान दोगे 8 नंबर में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेड ने की थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। 9 में देखोगे द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। तो अभी जस्ट बताए थे कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो सिर्फ टॉर्क होता है, और नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो टॉर्क और फोर्स दोनों होगा, मतलब 9 का यहाँ आंसर हो जाएगा C नंबर। टेन में है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी नेगेटिव। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। 10 का क्या हो जाएगा, तो D नंबर हो जाएगा। अब 11 में ध्यान दोगे, लेंजेज लॉ इज अकॉर्डेंस विथ।
तो लेंजेज लॉ जो है, लेंजेज लॉ में क्या बताया गया है, तो ध्यान दोगे यहाँ पर लेंजेज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, तो क्या होगा इसका आंसर, ध्यान दोगे। फर्स्ट में था, फर्स्ट में क्या है ध्यान दोगे, फर्स्ट में हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा इसका, तो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है इसमें, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे 12 नंबर में यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या होता है, तो हेनरी होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब इसके बाद आगे बढ़ोगे, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर इन ए डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, बी नंबर होता है। क्यों होता है बी, ध्यान दोगे बता रहे हैं, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बी नंबर हो जाएगा। अब कैसे होगा इसका बी नंबर, ध्यान दोगे, सबसे पहले ध्यान दोगे कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दोगे रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एक्सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ठीक है, अब इसके बाद ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा। अब इसमें चूंकि बताया गया है कि डायरेक्ट करंट है, तो डायरेक्ट करंट का तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से होगा इसका, क्योंकि ये वाइब्रेट तो करता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है नहीं, तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग 0 पुट कर देंगे, 2 पाई इंटू 0 इंटू सी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया है, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 14 में, द ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, तो पढ़े होगे ट्रांसफार्मर, तो उसमें बताया गया है कि स्टेप डाउन के लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो है वो लेस देन 1 होता है, बट स्टेप अप के लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो है वो मोर देन 1 होना चाहिए। इसके बाद 15 में ध्यान दोगे, सूटेबल फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, तो इसके लिए क्या सूटेबल होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी सी नंबर। 15 का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दोगे 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैव मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ, सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है, तो गामा रेज का होता है, यानी डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 17 में ध्यान दोगे, द इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है और सीधा भी बनता है, ठीक है, और काल्पनिक भी बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, इमेजनरी होगा और इरेक्ट होगा। तो यहाँ तो मैग्नीफाइड वगैरह के बारे में बोला नहीं गया है, सिर्फ ए में बोला गया है इमेजनरी एंड इरेक्ट। इमेजनरी मतलब काल्पनिक बनेगा और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, यानी 17 का ए नंबर हो जाएगा। अब 18 में ध्यान दोगे, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ द टेलीस्कोप आर कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ रेस्पेक्टिवली, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि फॉर्मूला अगर आप लोग पढ़े हो तो फॉर्मूला आप लोग ऐसा पढ़े होगे, एफ नॉट बाय एफ ही। ये एफ नॉट क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कैपिटल एफ लिया गया है तो कैपिटल एफ हो जाएगा, और आई लेंस का स्मॉल एफ लिया गया, यानी ये हो जाएगा कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ। तो कैपिटल एफ बाय स्मॉल एफ कहाँ पर है, तो सी नंबर में है, यानी 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अब 19 में ध्यान देंगे,
द साइज ऑफ द ऑब्स्ट्रकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या होता है, बी मच लार्जर देन दी वेवलेंथ, वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, या स्मॉलर देन दी वेवलेंथ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ दी वेवलेंथ होता है, यानी वेवलेंथ के अनुसार ही ये चलता है। जिस हिसाब से वेवलेंथ बढ़ेगा उस हिसाब से इसका ऑब्स्ट्रकल का साइज चेंज करता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, बी ऑफ दी ऑर्डर ऑफ दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। 20 में ध्यान दोगे, द फेनोमिनन बाय विच ऑफ द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स, यानी वह परिघटना जिससे प्रकाश तरंगों की आवृत्ति अनुप्रस्थ होती है, तो क्या होता है, तो इसमें होता है पोलराइजेशन, यानी सी नंबर। 20 का क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। 21 में ध्यान दोगे, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है ये बताना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे तो डायमेंशन आप लोग पढ़े होंगे, m⁴ l⁴b t⁴c इस रूप में पढ़े होंगे, तो यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड करके हमें बताना है, तो ध्यान दोगे कैसे बताएंगे। ध्यान दोगे, क्वांटम थ्योरी में पढ़े होंगे कि एक फोटोन का जो एनर्जी होता है E = h होता है, तो यहाँ पर ये जो h जो दिख रहा है ना, यही हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसी का डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डायमेंशन में ही जाते हैं तो ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m⁴ होता है, l⁴ होता है, t⁻⁻² होता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का 1/टाइम होता है, 1/टाइम यानी 1/t हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। इस t को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, m⁴ l⁴ ये t⁻1 यहाँ के +1 हो जाएगा, तो t⁻−1 हो जाएगा। एक्चुअली में h का डायमेंशन हमारा ये होना चाहिए, बट इसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m⁴ l⁴ t⁻−2 ऐसा होता है, इंटू l⁴ लिख सकते हैं। अब इसे ध्यान दोगे यहाँ पर, ठीक है, या इस लाइन के बाद हम इसको ना लिखें। ठीक है, इसको अगर हम नहीं लिखते हैं तो h को ले लेते हैं, और ये m⁴ l⁴ जो 2 था तो l⁴ रहने दिए और l⁴ अलग से कर दिए, t⁻−2 ले लिए और t⁻+1 ले लिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये एक्चुअली में फोर्स का डायमेंशन है, ये क्या है, फोर्स का डायमेंशन है, तो ये हमारा फोर्स आ गया। L मतलब डिस्प्लेसमेंट और T मतलब टाइम, यानी ये आ गया हमारा, ध्यान दोगे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहां ऑप्शन में डिस्टेंस दिया हुआ है, इंटू टाइम, यानी इसका सी नंबर हो जाएगा आंसर। ध्यान दोगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के जहां पर डिस्टेंस यूज किया गया है और टाइम, यानी इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 का, तो 21 का सी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ोगे, 22 न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट, तो ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस यानी नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी 22 का हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होता है। 23 में ध्यान दोगे, इफ ए रेडियो एक्टिव एटम या इफ ए रेडियो एक्टिव एटम इमिट्स गामा रेडिएशन इट्स एटॉमिक नंबर, तो पता होना चाहिए कि गामा रेज निकलने से एटॉमिक नंबर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो ध्यान देंगे इसका ऑप्शन में, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, डिक्रीज बाय 1 यूनिट, डिक्रीज बाय 2 यूनिट, इन तीनों में से तो कुछ होगा नहीं, तो आगे का ऑप्शन देखते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान दोगे,
इसका आगे का ऑप्शन देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, रिमाइंस अनचेंज्ड, यानी 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का हो जाएगा सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 था, 23 का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, 23 का डी नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद 24 में इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ द इम्प्योरिटी इज फाउंड, तो पी टाइप वाले में क्या होता है, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम जो डॉपिंग जो करते हैं ना, उसे कम वैलेंसी वाले का डॉपिंग करते हैं, तभी जाके हॉल का मेजोरिटी बढ़ता है, यानी वैलेंसी ऑफ 3 हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगर हम ज़्यादा वैलेंसी वाले का डॉपिंग कर देते यानी 5 वाले का कर देते तो एन टाइप बन जाता, यहाँ पी बोला है यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब 25 में देखोगे द डिप्लेशन लेयर ऑफ पी एन जंक्शन डायोड कंसिस्ट ऑफ, तो अगर डिप्लेशन लेयर अगर पढ़े हो बताया गया है तो उसमें इमोबाइल चार्जेज होता है, ठीक है, चार्ज होता है, ना इलेक्ट्रॉन होता है ना हॉल होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो पहला दूसरा तीसरा इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं है वो, तो क्या बच गया, डी नंबर, यानी 25 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। आइदर इलेक्ट्रॉन नॉर हॉल्स, इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है और हॉल भी नहीं होता है, तो क्या होता था, इमोबाइल चार्जेज होता है इसमें, ठीक है। ये था हमारा आज का क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का 2025 में झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी की गई मॉडल सेट का MCQ क्वेश्चन यानी सेक्शन ए का सॉल्यूशन। अब इसे अगले वाले क्लास में हम सेक्शन सी, डी, सी, बी, सी और डी का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो, कि इसके लिए एक लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ज़्यादा आपका जितने सारे दोस्त हैं सभी इसका लाभ उठा सके और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो हम लेकर के आए, तो आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए और उस समय पर उसका आप लाभ उठा सके। इसके लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।